मेरे बच्चों नमस्कार। आज हम आपकी कक्षा 10वीं अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.1 आपके नए सिलेबस के अनुसार और प्रश्नावली 1.2 पुराने सिलेबस के अनुसार। जिसके पास नया गणित है उसके अंदर इसका प्रश्नावली नंबर 1.1 मिलेगा और जिसके पास पुराने गणित हैं उनको प्रश्नावली नंबर 1.2 मिलेगा। तो आज हम इसके भाग नंबर 2 पर चर्चा कर रहे हैं। इसके अंदर हम आपका क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 करेंगे बच्चों। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 3 का भाग नंबर 1 में कह रहा है कि 12, 15 और 21। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसका हल करते हैं हम। अभाज्य गुणनखंड विधि से करना तो हम इसके क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। 12 के 2 छिके 12, 2 तिये 6, 3 से 3 एकम 3। अब हम बनाएंगे बच्चों किसके? 15 के 3 पंजे 15, 5 एकम 5। ठीक है, अब इसी तरह बनाएंगे बच्चों किसके? 21 के 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। अब लिखेंगे इसलिए 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1 और 15 बराबर 3 गुणा 5 गुणा 1। इसी तरह 21 बराबर 3 गुणा 7 गुणा 1। ठीक है बच्चों, अब हम लिखेंगे बच्चों इसके अंदर क्या? 12, 15 व 21 के सांझे कहिए या उभयनिष्ठ कहिए। बात एक ही है कि सांझे गुणनखंड। तो इसमें बच्चों तीनों में ऐसा क्या है जो तीनों के अंदर है? तीनों के अंदर बच्चों क्या है? 3 है। ठीक है, अब लिखेंगे अतः 12, 15 और 21 का HCF कितना देगा बच्चों? वो होता है जो उभयनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घातों का गुणनफल। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है इसलिए क्या जाएगा? 3 हो जाएगा बच्चों हमारा। ठीक है, अब हम निकालेंगे क्या इसका? LCM। अतः 12, 15 और 21 का LCM वो क्या जाएगा बच्चों? उभयनिष्ठ घातों की अधिकतम घात। उभयनिष्ठ घातों की अधिकतम घात क्या है? सिर्फ ये है गुणा जो बच गए वो क्या बच गया इसमें? 2 गुणा 2। इसमें क्या बच गया बच्चों? 5। इसमें क्या बच गया बच्चों? 7। तो क्या करें हम? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 60 की 0 लगा दें यहाँ पर तो 6 बचेगा। 6 सत्ते 42, 420। ठीक है बच्चों, ये क्या हमारा क्या? LCM। अब हम बात करें इसके भाग नंबर 2 की। भाग नंबर 2 में बच्चों हमारा क्या रहा है? 17, 23 और 29। तो 17 बच्चों 17 एकम 17। इसी तरह 23, 23 एकम 23। इसी तरह 29, 29 एकम 29। तो इसलिए 17 बराबर है 17 गुणा 1। इसलिए 23 बराबर है 23 गुणा 1। इसलिए 29 बराबर है 29 गुणा 1। ठीक है बच्चों, अब हम क्या लिखेंगे इसमें? 17, 23 व 29 के सांझे कह लीजिए आप उभयनिष्ठ के लिए गुणनखंड। ठीक है बच्चों, क्या जाएंगे बच्चे? इन तीनों में सिर्फ क्या उभयनिष्ठ है? एक। तो क्या लिखेंगे? एक। अब लिखेंगे 17, 23 व 29 का HCF कितना हो बच्चों?
वो होता है उपनिष्ठ घातों का न्यूनतम घात। उपनिष्ठ सिर्फ क्या है, एक है, तो क्या रहेगा एक। अब 17,23 व 29 का LCM वो क्या होगा, उपनिष्ठ घातों की अधिकतम घात, वो तो एक ही है खुद ही, ठीक है। गुणा में क्या करना बच्चों में, जो बच गया है वो सब, तो बच क्या क्या हमारे पास 17 गुणा 23 गुणा 29, और जब हम इसकी गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा बच्चों 11,339, ये आ जाएगा बच्चों आपका LCM और ये HCM, ठीक है बच्चों। और इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 3 का भाग नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं भाग नंबर 3 की। भाग नंबर 3 में क्या रहा है, 8, 9 और 25। तीसरे भाग में क्या रहा है, 8, 9 और 25। तो हल करते हैं ये इसका, पहले 8, फिर 9, फिर 25। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 9, 3 तिये 9, 3 से जाएगा फिर 1 पर, यहाँ 2 में भी 1 करना था, ठीक है। 25, पंजू पंजू 25, फिर 5 5 है। अब लिखेंगे इसलिए 8 बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1, इसलिए 9 बराबर है 3 गुणा 3 गुणा 1। इसी तरह 25 बराबर क्या रहेगा, 5 गुणा 5 गुणा 1। इसको लिख सकते हैं 5 की 2 गुणा 1। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चे, 3 की 2 गुणा 1। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की 3 गुणा 1, ठीक है बच्चों, ये लिख दिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम लिखेंगे 8, 9 व 25 के सांझे गुणनखंड। क्या बच्चों, सांझे गुणनखंड क्या होगा बच्चों, सांझे गुणनखंड इन तीनों में सांझा क्या है, सिर्फ एक है, तो लिखेंगे 1। क्या लिखेंगे बच्चों, 1। अब लिखेंगे अतः 8, 9 व 25 का में से कह दीजिए या HCF। क्या था बच्चों, उपनिष्ठ घातों की न्यूनतम घात कितना है, 1 ही जाएगा। ये क्या बच्चों आपका क्या, HCF, क्योंकि इसमें अधिकतम घात एक ही सॉरी न्यूनतम घात। अब 8, 9 व 25 का LCM या आप कह लीजिए से कितना जाएगा बच्चों, जो उपनिष्ठ है पहले तो उसकी अधिकतम घात जो कि क्या है, 1 ही है, फिर जो बच गए हैं उनकी सबकी गुणा। तो हमारे पास क्या बच गया बच्चों, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो बच्चों जब हम इस सब की गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 1800, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दिए 24, 24 दिए 72, 72 की आप 5 से गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 360, और 360 की जब आप फिर से 5 से गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा तो कितना, 1800, ठीक है। अब हम करते हैं आपके सवाल नंबर 4 के बारे में बातें। सवाल नंबर 4 में बच्चों क्या कह रहा है कि HCF 306 657 बराबर 9 दिया है, LCM 306, 657 ज्ञात कीजिए। तो 306 और 657 क्या हमारे पास दो संख्या हैं, तो बच्चों इसका अमल करेंगे। क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्या, पहली संख्या बच्चों हमारे पास क्या है, 306। दूसरी संख्या कितना बच्चों, 657 है, ठीक है। अब हमारे पास दिया क्या है, अब हम निकालेंगे क्या है, यहाँ पर हमें दिया है क्या बच्चों, HCF 306 657 कितना दिया बच्चों,
9। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ से, संख्याओं का गुणनफल, वो क्या जाएगा 306 गुणा 657 होगा। अब हम क्या निकालेंगे बच्चों यहाँ से, LCM 306 657 ये निकालना बच्चों में। इसके लिए मैंने आपको बताया था, सूत्र बताया था पीछे, क्या बताया था, संख्याओं का गुणनफल बटे HCF, ये था बच्चों मैंने आपको। तो यहाँ से क्या जाएगा 306 गुणा 657 बटे हो जाएगा आपका 9, ठीक है। 9 से जब इसको काटोगे तो मिल जाएगा 9 तिये 27 और बच गया 3 6, तो 9 चौके 36। और जब आप इन दोनों की गुणा करेंगे तो आएगा बच्चा आपके पास 22,338। ये हो बच्चा आपके क्या उत्तर। ये है आपकी संख्याओं का LCM। अब हम करेंगे आपका सवाल नंबर 5। इसमें कह रहा है बच्चों में क्या कि जांच कीजिए क्या किसी संख्या प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो आइए बच्चों में हल करते हैं। क्या करेंगे इसमें हम हल में, माना किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n के लिए, सॉरी यहाँ पर संख्या नहीं था, के लिए संख्या 6n शून्य पर समाप्त होती है। ठीक है, शून्य पर समाप्त होती है। क्या हो रहा है, शून्य पर समाप्त होती है, शून्य पर समाप्त होती। और यदि शून्य पर समाप्त होती है तो क्या होगा, तो यह संख्या 5 से विभाज्य होगी। ठीक है बच्चों, यदि शून्य आएगा तो 5 से विभाज्य, क्योंकि विभाजक का नियम क्या करता है, यदि किसी संख्या के अंत में शून्य है तो वह संख्या 5 से विभाज्य। अब हम क्या करेंगे, संख्या 6n के अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। क्या बनेगा बच्चों, 2 और 3 दूनी 6 होता है, ऊपर से लग जाए इसकी क्या है, ये से क्या है, तो क्या लिखते हैं, हम देख सकते हैं कि इसके अभाज्य, हम देख सकते हैं कि इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 व 3 ही हैं, इसलिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। इसी के साथ बच्चों आपका सवाल नंबर 5 कंप्लीट हुआ। और आज के वीडियो में इतना ही। आप हमारा ये वीडियो SR क्लासेस यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जिस पर श्याम बाबा का फोटो लगा हुआ है। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहें। धन्यवाद।